आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक जो कंडीशन थी फ्रांस की उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्रांस जो थी वो एक कंट्री थी जिसमें मोनार्की इस्टेब्लिशमेंट था, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था वो मोनार्कियल था। लेकिन जो मोनार्कियल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था फ्रांस के लिए, क्योंकि फ्रांस की स्थिति बिल्कुल ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फ्रांस का जो पास्ट है उसमें कुछ ऐसे राजा हुए जिनकी वजह से जो है बिल्कुल ही कंडीशन बिगड़ती चली गई। जैसे कि सबसे पहले जो किंग थे वहाँ के वो लुइस 14 थे। द लुइस 14 वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टू इंजॉय द बैटल। उनको युद्ध बहुत पसंद थे। कहीं भी युद्ध हुआ करते थे तो वो वहाँ इन्वॉल्व अपना ज़रूर हो जाते थे। कहीं पे भी युद्ध अगर हो रहा है तो वहाँ जाते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे और कंट्रीज़ को जिता देते थे। उन्हें अपने राज्य से कोई भी मतलब नहीं था। वो अदर कंट्रीज़ के साथ मिल के रहते थे और उनके साथ अगर कोई युद्ध हो रहा है या कहीं कुछ भी ऐसा चल रहा है तो वहाँ जाके अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर करते थे वो। अच्छा, युद्ध से उन्हें कुछ हानि भी नहीं हुई, मतलब कुछ पर्सनल हानि उनको लॉस नहीं हुआ, जिसके कारण उनके अंदर एक भावना हुई। तो उन्होंने अपने में ही एक विचार डेवलप कर लिया था कि वो ही इज़ द पार्ट ऑफ द हेवन और इज़ द पार्ट ऑफ द गॉड। उनके कहने का मतलब था कि मैं ही सब कुछ हूँ। एक राज्य के लिए एक राजा ही भगवान होता है। उनके बाद लुइस 15 आए। लुइस 15 वॉज नॉट अ गुड किंग, इवन दो he don't have any of the qualities which a king should have। उनके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी, गुण नहीं था जो राजा के अंदर होता है। वो विलास भोग में ही इंजॉय करते रहते थे। उन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं था, उन्हें फ्रांस से कोई मतलब नहीं था। कोई भी ऐसी पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई जो फ्रांस के हित में हो। ना उन्होंने फ्रांस के बढ़ते हुए कर्ज की तरफ देखा, क्योंकि जो उनके पिता थे लुइस 14, उन्होंने कई सारी युद्ध लड़े जिसके कारण जो खजाना था, कोष था, राजकोष था, वो लगभग खाली होने ही वाला था। और जो भी बचा कुचा था वो उसको इस्तेमाल कर रहा था अपने भोग विलास में। मतलब फ्रांस की स्थिति जैसे थे बस चल रही थी। वहाँ के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो अपने धर्म को तेज़ी से बढ़ा रहे थे। लोगों को कह रहे थे कि धर्म ही सर्वे सर्वा है, और राजा को तो किसी भी चीज़ से मतलब ही नहीं था। उसके बाद जो लुइस 16 हुए वहाँ के किंग, जब रेवोल्यूशन हुआ तो इस समय जो है लुइस 16 वहाँ के किंग होते हैं। और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइने से हो जाती है। तो जो मैरी होती हैं उनकी कई सारी ख्वाहिशें होती हैं, जिनमें से एक होता है पैलेस बनवाने का ख्वाब। ये जो उनकी इच्छा होती है, वो चाहती हैं उनको एक ऐसा किला मिले, ऐसा किला बनवाएं वो, जिसमें दुनिया के सारे ऐशो आराम होने चाहिए। तो लुइस 16 भी अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है, उसको भी ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है राज्य से। तो वो अपनी वाइफ की बात मानते हुए एक अच्छा सा जो है महल बनवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो राजा जिस समय वो राजा बनता है उस समय राजकोष खाली होता है बिल्कुल भी। कंडीशन फ्रांस की बहुत बुरी होती है। फ्रांस के ऊपर
इतना सारा कर्ज होता है जो पिछले 200 सालों में फ्रांस के ऊपर चढ़ा दिया गया होता है, क्योंकि फ्रांस कर्जा ले ले के चल रहा था। ये बात राजा को पता थी, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया। तो अब जो कंडीशन है फ्रांस की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई की सुबह 1789 में द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस की सिटी थी वो एक अलार्म पे थी, मतलब एक गूंज पूरे सिटी पेरिस में जो है फैली हुई थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी, कि राजा ने अपने जो उनकी सिपाहियों की, सैनिकों की जो टुकड़ियां होती हैं, उसको बोला है कि आप जाइए राज्य में, फैल जाइए जगह जगह, कि ट्रूप्स को जो है उन्होंने राज्य में भेज दिया है। रूमर्स स्प्रेड, कि उन्होंने जो रूमर्स होते हैं एक तरीके से अफवाहें उड़ी कि दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, कि वो जल्दी अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देंगे, सेनाओं की टुकड़ी को ऑर्डर दे देंगे टू सीज ओपन फायर, कि वो ओपन फायर करना शुरू कर दें अपॉन द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनके ऊपर। सम 7,000 मैन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। तो उसके बाद क्या है, लगभग करीब 7,000 मैन और विमेन जो हैं वो गैदर इकट्ठे हुए हैं इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, एक टाउन हॉल के सामने, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। और उन्हें पीपल्स का मिलिशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, मीन्स एक ग्रुप बना रहे हैं वो लोगों का, जिससे क्या है, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। वो क्या कर रहे हैं, वो जगह जगह बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, किसकी जुगाड़ में, वो चाह रहे हैं उन्हें आर्म्स मिल जाए, उन्हें हथियार मिल जाएं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, कुछ 100 लोगों का जो है ग्रुप, मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट, जो है पूर्वी भाग की तरफ मार्च करता है, ऑफ द सिटी, एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। और जो एक जेल है, किला जेल, जिसे मतलब किला जेल हम उससे समझते हैं, फोर्ट्रेस जो इसमें प्रिजन लिखा है, इसके कहने का मतलब है जो जेल है वो एकदम किले की तरीके से है। तो उस जो फोर्ट्रेस प्रिजन की बात करी गई है, उसके ऊपर लोगों ने ढाबा बोल दिया है, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है द बैस्टाइल, वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनिशन, जहां उनको एम्यूनिशन मिला। इन द आर्म्ड फाइट दैट अलाउड द कमांडर ऑफ द बैस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ का बैस्टाइल का कमांडर था उसको मार दिया और वहाँ के कैदियों को आज़ाद कर दिया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, लेकिन वहाँ पे केवल 7 ही कैदी थे। येट द बैस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, बैस्टाइल से हर कोई नफरत करता था, बिकॉज इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर द किंग, क्योंकि वो राजा की जो नकारात्मक शक्ति थी उसका प्रतीक था। राजा बिल्कुल कठोर और निरंकुश था, जो निरंकुशता थी राजा की, उसी का प्रतीक ये जेल थी, कि अगर किसी को भी प्रताड़ित किया जाता था तो उसको इसी जेल में सज़ा मिलती थी। राजा के ऊपर पूरा अधिकार था, वो किसी को भी किसी भी समय उठा सकता था, किसी को भी, कोई भी किसी भी जुर्म के लिए कैसा भी दंड दे सकता था वो। तो इस तरीके का जो है सिस्टम वहाँ पे फैला हुआ था। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। किले को इस तरीके से तोड़ा गया कि उसके पत्थर जो हैं वो एक याद के रूप में मार्केट्स में बिके। दोज हु विश टू कीप सोवरिन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो लोग इसकी एक याद अपने पास रखना चाहते थे इस बर्बादी की, उन्होंने पत्थरों को खरीदा। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड्स। ये जो दिन थे वो लगातार दंगे फसाद पेरिस में होते चले जा रहे थे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि फ्रांस इतना ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था कि वहाँ पे आर्थिक कंडीशंस थी नहीं, ना ही वहाँ पे कोई लोगों के लिए कार्य था। जो लोग निश्चित पदों पे थे उन्हीं को सिर्फ कुछ मिल रहा था, और उन लोगों को भी मतलब प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे जो ब्रेड का जो क्या बोलते हैं उसको कीमत थी, वो एक तरीके से बहुत ही हाई हो गई थी, हाई वेजेस में बिक रही थी। तो उसके लिए लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट चालू कर दिया। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूजन ऑफ द किंग इन फ्रांस। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, अगर वो इस सीन को देखते हैं या पढ़ते हैं तो उनको, उनके अकॉर्डिंग टू देम,
दिस वॉज द बिगिनिंग, एक शुरुआत थी उस आंदोलन की जिसने फ्रांस के राजा को वहाँ से भगा दिया और मोनार्की का खात्मा किया। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन क्या हुआ कि इस समय बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1474 में जो लुइस 16 होता है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। बर्बन फैमिली का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे जो हम अपना दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हम कई सारे डायनेस्टीज़ को पढ़ते हैं। जैसे लोधी डायनेस्टी हमने पढ़ा, सैयद डायनेस्टी पढ़ा, तुगलक पढ़ा, तो इसी प्रकार से वहाँ पे एक बर्बन डायनेस्टी थी, ट्यूडर डायनेस्टी थी। तो ये जो लुइस 16 थे ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये राजा बने थे 1474 में। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट। जब ये 20 साल के थे तो इनकी शादी एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से कराई गई, मैरी से। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्बटी ट्रेजर। लेकिन जब ये राजा बनता है तो उस समय क्या होता है, उस समय जो राजकोष था वो तो खाली होता है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जो कई सारे युद्ध फ्रांस ने लड़े हैं, करीब करीब कॉलोनीज़ को खाली कराया उसने, अमेरिका की कॉलोनीज़ को भी आज़ाद कराया उसने, 7 ईयर्स वॉर में भी पार्टिसिपेट किया उसने, हर जगह फ्रांस ने जो है अपनी नाक घुसेड़ी। तो उसके चक्कर में चलते क्या हुआ कि फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। Long years of war had drained the financial resource of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court of the immense palace of Versailles. अब चूंकि उनकी राजकुमारी जो थी, वो जो उनकी रानी थी, उनकी एक इच्छा थी वर्साइल्स का पैलेस, जो उन पैलेस उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसा पैलेस बनवाना है जिसमें मतलब दुनिया के सारे लग्जीरियस थिंग्स हो, ऐशो आराम हो। तो उसको बनाने में जो भी बच्चा कुछ था वो सब लग गया। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर देन $1 billion ऑफ लाइफ। लुइस 16 ने भी क्या किया, अमेरिकन के 13 कॉलोनियों को हेल्प की कि उनको आज़ादी मिल पाए फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ब्रिटेन से। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लाइवर्स टू द डेप्ट। लेकिन उस क्या हुआ, उस वॉर के कारण जो है फ्रांस को बिलियंस का जो है एक तरीके से कर्ज का भागीदार बनना पड़ा। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion लाइवर्स। अब वो बढ़कर करीब करीब 2 बिलियन हो चुका था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। जो लेंडर्स थे मतलब जिनको इन लोगों ने अपना कर्ज पे कोई भी चीज़ दे रखी थी उसका ये लोग 10% चार्ज करने लगे। So the France government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो इन्हीं का पेमेंट देने में सारा समय निकल, उसका सारा पैसा वहीं लग जाता था इन लोगों का इंटरेस्ट देने में। To meet this regular expense such as cost of maintaining an army to the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। बाकी सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं एक राज्य में, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, तुम्हारे स्कूल्स हो गए आपके, और कह सकते हैं जो मतलब एक तरीके से जितने भी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनको चलाने के लिए पैसा तो था नहीं, तो इन लोगों को मजबूरी में क्या करना, टैक्स इंक्रीज़ करना पड़ गया। Yet even this measure would not have suffered from society in the 18th century was divided into 3 states। इससे भी जब बात नहीं बनी तो फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया गया। जो पहला उसका भाग था उसको बोला गया फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्स। जो केवल तीसरी स्टेट के लोग थे वही केवल टैक्स को पे करते थे। The Society of East States was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term Volksreich is usually used to describe Society of Institution France 1789। Please watch if you like lecture number 2. Thank you.